देखिए आपका अपील चल रहा था भाई। और अपील में आपका सेक्शन 99 बताया जा रहा था यहाँ। देखिए आपका 19 फिर एक बार दोहरा दिया जाए। धारा डिक्री की जो फर्स्ट अपील का प्रावधान था वह आपका 96 से लेकर 99 ए तक था। और इसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है वह हमने बताया था कि आर्डर 41 में दिया गया है। दूसरा ये बताया गया था कि सामान्यतः प्रत्येक आपका डिक्री की प्रथम अपील हो सकेगी जब तक कानून ने रोक न लगाई हो। फिर दूसरा खंड ये बताता है 96 का कि आपका जो एक्स पार्टी डिक्री होती है उसकी भी फर्स्ट अपील हो सकेगी। फिर तीसरा क्लाज और चौथा क्लाज अपील पर कुछ रोक लगाता है। तीसरा क्लाज ये कहता है कि अगर कंसेंट की डिक्री है, सहमत की डिक्री है, तो उसकी अपील नहीं होगी। लेकिन इसका अपवाद याद रखना है कि सहमत की डिक्री को कुछ आधार पर नया मुकदमा लाकर सेटिसाइड कराया जा सकता है और कुछ आधारों पर अपील की जा सकती है। तो किस आधार पर नया मुकदमा लाएंगे और डिक्री को ही सेटिसाइड कराएंगे? तो जिस आधार पर कोई संविदा क्या कराई जाती है, शून्य। तो कौन कौन सा आधार बताया गया? धारा कॉन्ट्रैक्ट की 15, 16, 17, 18 और 20, 21, 22, ये याद रखना है। फिर आपका खंड 4 से भी क्वेश्चन बना है। आपका दो बातें, खंड 4 कब जोड़ा गया? तो 1976 ईस्वी में। और इसमें संशोधन रकम के बारे में हुआ है तो आपका 1999। रकम पहले कितना था वो याद रखना है, 3000। और अब कितना हो गया है? 10,000। यदि लघुवाद न्यायालय कोई निर्णय दिया, मैंने डिक्री पारित किया, धन संबंधी डिक्री पारित किया था, रकम 10,000 या उससे कम की है, तो सामान्यतः प्रथम अपील ही नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे मामले में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ समाहित है तो भले रकम डिक्री की 10,000 से कम की हो, फर्स्ट अपील हो सकेगी। लेकिन क्या समाहित हो? तथ्य का, प्रश्न की, विधि का, कि दोनों का? तो दोनों ना मारिएगा, किसका? विधि का। इसके बाद आपका 97 बताई गई थी। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धारा स्टापेल के सिद्धांत पर आधारित है। तो 97। फिर आपका क्वेश्चन बना कि 97 में जो प्रिंसिपल है उसको ओके या पुष्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस केस में? केस पूछा गया है कौशल्या देवी बनाम बैजनाथ, एकदम रट्टा मारिए। और इसमें आपका है क्या? तो स्टापेल पर इसलिए आधारित है कि अगर आपके पास प्रथम प्रारंभिक डिक्री की अपील का मौका था, समय था, तो आप प्रारंभिक डिक्री की अपील कर देते। और आपने अगर समय रहते नहीं किया, समय बीत गया, अंतिम डिक्री पारित हो गई, तो अब आप प्रारंभिक डिक्री को चैलेंज करने से क्या किया जाएगा? इसी को एक दो लोग कह रहे थे भाई 97 थोड़ा कम समझ में एक दो लोगों को आया था। फिर से हम 2 मिनट इसको दोबारा बता रहे हैं, मैंने आपका सभी के लिए बता दिया जाए। एक दो लोगों ने कहा कि 97 का
जो ये प्रावधान है आपका सीपीसी की 97 का, देखिए भाई बात ना करिए अब, 97 का जो प्रावधान है आपका, ये प्रावधान पुनः एक बार बताया जाए। तो देखिए आपका फिर से हम नियम को बताते हैं। पहले तो जानिए कि आपका प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री थोड़ा जानिए। तो एक हमने कब्जे का उदाहरण बताया था और इसी उदाहरण को 2 मिनट फिर देखिए। मान लीजिए बी ने ए के मकान पर अवैध कब्जा किया है। तत्पश्चात ए वाद दायर करता है बी के खिलाफ और रिलीफ मांगता है। तो पहला रिलीफ ये मांगा कि हमें बी से कब्जा क्या किया जाए, रिकवर, वापस दिलवाया जाए। दूसरा क्या मांग सकता है कि बी जितने दिन कब्जा हमारे मकान पर रखा है उतने दिन का मुआवजा दिलवाया जाए, यानी कि जो लाभ प्राप्त किया या कर सकता था बी वो भी हमें दिलवाया जाए। मीन प्रॉफिट यानी कि मध्यकालीन लाभ या मध्यवर्ती लाभ, अंतकालीन लाभ आपका 212 में परिभाषित है, सीपीसी की धारा 2 के 21 खंड में 12 में। और तीसरा खर्चा और चाहे अंतोष मांग सकता है। बस इतना ही रहने दिया जाए उदाहरण में। न्यायालय ने एक डिक्री पारित की और कहा कि ए कब्जे का हकदार है, बी से इस मकान का कब्जा ए को दिलवाया जाए और मध्यकालीन लाभ के बारे में हम बाद में फैसला देंगे कि ए हकदार है कि नहीं। तो ये जो कब्जे के अब बताइए विवाद पूर्ण रूप से निपट गया कि नहीं, अभी नहीं। तो कब्जे के बारे में जो डिक्री होगी क्या होगी, प्रारंभिक, और बाद में जो डिक्री पारित की जाएगी फाइनल, वह किसके बारे में होगी, केवल मध्यवर्ती। अब आइए, अगर बी ये चाहता है कि प्रारंभिक डिक्री को उलटवा दें तो जिस तारीख को डिक्री पारित की गई है उसके 90 दिन के अंदर बी को हक है कि वह अपील कर दे। यानी कि बी को अधिकार है कि जो कब्जे के बारे में बी के खिलाफ फैसला आया है उसको कितने दिनों में अपील में चैलेंज कर सकता है, तो 90 दिन। और बी ने किया नहीं, 90 दिन बीत गया, तो क्या बी अब पुनः इस विवाद को के बारे में अपील कर सकता है कि नहीं, सामान्यतः नहीं कर सकता जब तक कि डिले का आपका उचित कारण न बताया जा सकता है। सेक्शन आपका 5 है कि लिमिटेशन एक्ट का, कि डिले का क्या बताइए, तो 6 माह बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि क्यों डिले हुआ। दूसरा नियम देखिए, अगर इसी बीच प्रारंभिक डिक्री, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक डिक्री अंतिम डिक्री पर डिपेंड नहीं करती। प्रारंभिक डिक्री स्वतंत्र होती हैं, लेकिन अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री पर ही डिपेंड करती हैं, स्वतंत्र नहीं होती। अगर प्रारंभिक डिक्री को न्यायालय उलट देता है, सेटिस्फाइड कर देता है, अपास्ट कर देता है, तो फाइनल डिक्री अपने आप ही रद्द हो जाएगी। लेकिन इसके उल्टा नहीं होगा, यानी कि अगर अंतिम डिक्री को रद्द किया जाता है तो प्रारंभिक डिक्री क्या रहेगी, बनी रहेगी, उल्टा नहीं चलेगा। अब दूसरा जो उदाहरण आपका बताया गया वह ये बताया गया कि मान लीजिए प्रारंभिक डिक्री 1 जनवरी को पारित की गई, तो बी को हक था कि वो कितने दिनों के अंदर उसकी अपील कर सकता था, 90 दिन। इसी बीच अभी 90 दिन का समय चल ही रहा है। इसी बीच न्यायालय ने मीन प्रॉफिट पर भी फैसला दे दिया और इस पर भी डिक्री पारित कर दी और ये कहा कि ए मीन प्रॉफिट का क्या है, हकदार। तो ऐसी दशा में मान लीजिए अभी 30 दिन बीता, तब तक दे दिया, तो बी के पास एक विकल्प है कि वह प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री
दोनों की अपील एक साथ कर सकता है। लेकिन जो 90 दिन की गणना होगी अपील की समय की, वह प्रारंभिक डिक्री के दिन से होगी। याद रखें, अंतिम डिक्री के नहीं, किस डिक्री के? प्रारंभिक। अब इसमें किसी को भाई समस्या हो तो बताए, और नहीं तो अगला सेक्शन आपका चला जाए। आपका 97 से निश्चित क्वेश्चन बनता, अब 98 आपका रेफरी का सिद्धांत बता ही दिया गया था। इसके बाद आपका बताइए। हाँ, नहीं, आपका डिक्री तो लगानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि देखिए जितना समय आपका डिक्री की कॉपी इत्यादि निकलवाने में लगता है, वह 90 दिन में माइनस किया जाता है, वो जोड़ा नहीं जाता। जैसे प्रमाणित प्रति पाने में या जो समय लगता है या इत्यादि, उसको आपका अपवर्जित किया जाता है, वो लिमिटेशन में जाएगा। और 90 दिन कब से शुरू होगा वो बीच में रुक भी सकता है। कोई ऐसा आदेश आ गया कोर्ट का, तो देखिए सामान्यतः हमने 90 बताया, उसमें आपका पेच है, और पेच आपका लिमिटेशन एक्ट में ज़्यादा है। कब ये समय रुक जाएगा बीच में, कब चलता रहेगा, कब से गिना जाएगा, ये तमाम नियम कायदे अलग है। अब उतना बताना भाई संभव नहीं है। बस ये जानिए कि प्रमाणित प्रति निकलवाने में जो समय लग गया, वह अपवर्जित होगा और 90 दिन में गिना नहीं जाएगा। इतना याद रखिए लिमिटेशन एक्ट में। हम्म, नहीं, प्रारंभिक डिक्री स्वतंत्र होती है, निर्भर करती है। हाँ, अगर अंतिम डिक्री उल्टी तो प्रारंभिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बनी रहेगी। लेकिन प्रारंभिक ही उलट गई तो अंतिम डिक्री भी क्या होगी? ये कई जगह सिद्धांत मिलेगा, टीपीएस से लेकर हर एक जगह मिलेगा कि अगर प्रारंभिक अंतरण वैध और बाद का अंतरण अवैध, तो प्रारंभिक अंतरण पर कोई असर। लेकिन जब शुरुआत ही अवैध हो गई तो बाद वाले सारे कार्य क्या हो जाएंगे? ये आपका टीपीए की धारा आपका 16 में समाहित है। कई धाराएं ऐसी मिलेंगी, जैसे कि अजन्मा, तो जिसके प्रति पूर्व हित का सृजन किया गया, अगर वही हित विफल हो गया तो अजन्मे का हित भी अपने आप क्या हो जाएगा? विफल। यानी पूर्ववर्ती हित विफल तो पश्चातवर्ती अपने आप हो जाएगा। तो उसी प्रकार कब्जे की डिक्री अगर उलट दी गई तो मीन प्रॉफिट तो उसी पर तो डिपेंड है, अपने आप ये क्या हो जाएगा? समाप्त। अगला ये 99 देखा जाए भाई, 99 को निकालिए ताकि आपका डिक्री की सेकेंड अपील शुरू किया जाए जल्दी। देखिए आपका जहाँ तक सेक्शन 99 की बात है, आपका 99 में देखिए क्या कहा गया। कल कोरलेट आपका काफ़ी करा दिया गया था। शुद्ध रूप से ये जो धारा जुड़ती है आपराधिक मामलों में, ऐसा ही नियम भले आपराधिक में वो हो, आपका याद करके जाइएगा 465 में है। एपीओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था और निर्णय दे दिया और साइन क्या हुआ? छूट गया। अब उत्तराखंड पूछ रहा है कि निर्णय लिखा लेकिन दिया ही नहीं, मर गया। तो भाई मर गया, निर्णय जब सुनाया नहीं तो वह निर्णय नहीं माना जाएगा। तो उत्तराखंड 2 बार से रिपीट कर रहा है, उसकी न्यायाधीश की एक राय मानी जाएगी, ओपिनियन माना जाएगा। अब ये भी याद रखना कि अगर किसी ने निर्णय जज ने लिख दिया, सुनाया नहीं, तो जो उसका पद उत्तरवर्ती रहेगा वह उस निर्णय को सुनाएगा। अब बाध्य है, आपका आदेश 20 में बताया था, उसी में आपका बताया था कि सुनाने के लिए क्या है अब? बाध्य। लेकिन नहीं वो सुना है तो उसकी राय होगी। आगे देखिए आपका। हाँ, नहीं, सुनाने के लिए बाद में, पहले सुना सकता है लिखा था तो काफी लोग उलट देते थे, तो आपका अब संशोधन करके आ गया है कि सुनाएगा। अब गा का मतलब आप कई बार बताया गया आपका, जैसे कि सीआरपीसी में भी कल बताया जा रहा था। मौखिक परी माने मौखिक परीक्षा कर सकेगा, आप करे ना करे,
अब लिख सकेगा बयान, लिखे न लिखे। तो जहाँ सकता है वहाँ विवेक, और जहाँ गा रहेगा करेगा वहाँ बाध्यकारी है। देखिए आपका तब भी वो सुना सकता है। हाँ, सब चाहे मर जाए या न ट्रांसफर हो जाए, उससे क्या मतलब। नहीं, अगर मान लीजिए निर्णय लिख दिया, अभी सुनाया नहीं, और ट्रांसफर हो गया, दूसरा जज आया वो सुना रहा है, तो पूर्ववर्ती की केवल राय मानी जाएगी, लेकिन दूसरा जज तो सुना ही रहा है। तो मर गया लिख दिया है तब भी राय, सुनाया नहीं है तो राय ही मानी जाएगी, चाहे मरे या ट्रांसफर हो जाए, उससे मत चाहे पागल हो जाए 84 वाला। अगला देखिए 99 भाई। कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणागुण या अधिकारता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, न तो उल्टी जाएगी और न ही मॉडिफाई या रूपांतरित की जाएगी। तो देखिए कह करके पक्षकारों या वाद हेतुकों के ऐसे कुसंयोजन, कुसंयोजन यानी कि आपका मिस ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर का मतलब ये हुआ कि जिसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए उसी को क्या कर दिया गया है, पार्टी के रूप में जोड़ा गया है। हाँ, या असंयोजन यानी कि नॉन ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर का मतलब कि जिसको जोड़ा जाना चाहिए उसको जोड़ा नहीं गया। तो आगे के या वाद की किसी भी कार्यवाही में ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणागुण या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी डिक्री अपील में न तो उल्टी जाएगी, न फेर फार किया जाएगा, और न कोई मामला प्रतिप्रेषित या निचले न्यायालय को पुनः विचारण के लिए भेजा जाएगा। तो समस्या यहाँ दो आई, भले आप पॉइंट न पकड़ रहे हो, कि कब कोई डिक्री अनियमितता के कारण या त्रुटि के कारण उल्टी जा सकेगी। इसी बेयर एक्ट में दो बातें समाहित हैं अभी, परंतु के अलावा भले आप न पकड़ते हो, अगर उस गलती के कारण आपका उस डिक्री के मेरिट पर प्रभाव पड़ता हो, मेरिट का मतलब क्या हुआ, गुणा गुण। अब मेरिट क्या है अभी हम बताएंगे। या दूसरा कब उल्टी जाएगी, तो एक और शब्द है आपका, जब न्यायालय की अधिकारिता का अभाव है, यानी कि आपका जुरिडिक्शन यानी कि न्यायालय सक्षम था कि नहीं, तो सक्षम नहीं था। और तीसरा कब उल्टी जाएगी, प्रोविजो से निकालना है, आवश्यक पक्षकार का असंयोजन की कुसंयोजन। हाँ, आवश्यक को कैसे पक्षकार का, आवश्यक पक्षकार का क्या असंयोजन, माने जिस पार्टी को जोड़ा जाना चाहिए उसको पार्टी को ऐड ही नहीं किया गया मुकदमे में। तो तीनों समझिए, यानी कि सामान्य नियम ये निकला कि छोटी छोटी गलतियों को कानून क्षम्य मानता है। जैसे कि डिक्री पारित कर दी गई, साइन छूट गया, डेट गलत हो गई, या आपका कह सकते हैं कि कोई शब्द ही छूट गया, या मुद्रा ही न्यायालय की किसी कारण से नहीं लग पाई, तो ये इतनी बड़ी गलती नहीं है कि डिक्री को उलट दिया जाए। छोटी छोटी गलतियां क्या बनाई गई हैं, चाहे आपराधिक मामला हो चाहे सिविल मामला हो, वह एक्सक्यूज की गई हैं, क्षम्य की गई हैं। लेकिन तीन ऐसी गलती 99 बताता है जहाँ की डिक्री को सेटिस्फाइड किया जा सकता है, या डिक्री में एमेंड किया जा सकता है, या डिक्री को सेटिस्फाइड या उलटकर पुनः निचले न्यायालय को रिमांड भेजा जा सकता है, प्रतिप्रेषित किया जा सकता है, यानी कि पुनः कहा जा सकता है कि आप इस पर पुनः सुनवाई करिए और पुनः फैसला दीजिए। तो रिमांड शब्द कहाँ सीआरपीसी सीपीसी में है, 99 में भी आएगा
107 में भी आएगा, सतर्क रहना है। किसी दिन रिमांड चलेगा तो बताएंगे डिटेल में, कई जगह से जोड़ना है उसको, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपका सीआरपीसी, सीपीसी, 4-5 जगह से प्रति प्रेषित करना, यानी कि पुनः भेज देना। तो आपका सीआरपीसी में भी प्रतिप्रेषण होता है, अभियुक्त का भी, मामले का भी, तो अलग अलग बताया जाएगा। पहले तो आप देखिए, आपका मेरिट पर आया जाए कि कब कहा जाएगा कि यह जो डिक्री है मेरिट पर आधारित नहीं है। तो मेरिट पर आपका कब कहा जाएगा? तो पहला नियम ये है कि जिस कानून के तहत वह डिक्री पारित की गई है और उस कानून में जो आधार था वह उस आधार पर नहीं बल्कि अन्य आधारों पर डिक्री पारित की गई। जैसे कि मान लीजिए संविदा थी, संविदा अधिनियम के तहत जो बेस है उस पर आप डिक्री पारित करिए और जाकर दूसरे कानून का सहारा लेकर और संविदा के मामले में क्या पारित कर दी गई डिक्री, तो कहा जाएगा कि जो आधार उस कानून में विद्यमान थे उस आधार पर डिक्री नहीं। और दूसरा, भाई दोनों पक्षकारों को सुना गया, माने दोनों पक्षकारों का साक्ष्य लिया गया हो, न्यायालय ने साक्ष्य पर क्या किया हो, विचार किया हो और विचार करने के बाद फैसला सुनाया हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि डिक्री मेरिट पर है, और ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि डिक्री मेरिट पर नहीं। यानी कि आधार और साक्ष्य पर न्यायालय ने क्या अपना लगाया हो, दिमाग, तब निर्णय या उस सुनाया हो, डिक्री पारित किया हो। जहाँ तक जुरिडिक्शन का प्रश्न है, आपका अधिकारिता के अभाव में पारित डिक्री नल एंड वाइड होती है, तो आप दिखा सकते हैं कि हजूर जिस न्यायालय ने यह डिक्री पारित की है उस न्यायालय को अधिकारिता नहीं थी, अतः आप अपील न्यायालय हैं और अपने निचले न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को क्या करिए, सेट एसाइड, उलट दीजिए। और तीसरा आपका आवश्यक पक्षकार का असंयोजन, तो कल एक उदाहरण बताया गया था पार्टीशन सूट का, तो जितने लोग हिस्सेदार हैं सबको पक्षकार बनाना जरूरी है। ये कैसे पक्षकार होते हैं? आवश्यक। अब एक थोड़ा फार्मल बताया जाए, क्योंकि आवश्यक तो हम बताए ही थे। एक फार्मल देखिए, ए मकान मालिक हैं, बी किराएदार हैं और सी उप किराएदार हैं। भाई आपका मने लैंडलॉर्ड यानी कि आपका भूस्वामी, बी टेनेंट हैं, अभिधारी, किराएदार या किराएदार हैं, और सब टेनेंट या उप किराएदार कौन है? सी। बी ने अपने साथ किसको रखा है उप किराएदार? सी को। अब ए मान लीजिए बी का किराया बकाया है, दे नहीं रहा है, ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है, तो आप लोग बताइए इसमें आवश्यक पक्षकार कौन होगा, बी की, सी की, दोनों? नहीं तो मुकदमा कर ही रहा है, पक्षकार बन ही गया। बी होगा निसेसरी पार्टी की, सी की, दोनों निसेसरी पार्टी बी। अगर सी को न भी पक्षकार बनाया जाए तो काम चल जाएगा कि नहीं? चल जाएगा, लेकिन मुकदमा सही ढंग से चलता रहे इसलिए जबरदस्ती किसको जोड़ दिया गया? सी को। सी से कोई अनुतोष की मांग नहीं की जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ये है कि मुकदमा सही ढंग से चले, इसके लिए इसको केवल नाम मात्र का क्या बना दिया गया? प्रतिवादी। तो इस उदाहरण में जो सी होगा वह फॉर्मल आपका कह सकते हैं पार्टी होगी। अगर सी का नाम छोड़ भी दिया गया तो कोई मुकदमे पर असर, लेकिन किसका नाम नहीं छोड़ना है? बी का। तो आवश्यक पक्षकार कौन हो गया? बी। और आपका नाम मात्र का या औपचारिक कौन हो गया? सी। तो किसका नाम छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है, सी का, यानी कि लीगल भाषा में
औपचारिक, फॉर्मल। इस प्रकार आपका 99 भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। 3 आधार पर डिक्री सेट साइट की जा सकती है, रट डालिएगा। आपका मेरिट, दूसरा अधिकारता और तीसरा आवश्यक पक्षकार का क्या, असंयोजन। अब आइए 99 ए देखा जाए। धारा 47 के अधीन तब तक किसी आदेश को उल्टा न जाना या उपांतरित न किया जाना जब तक मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो, तो ये भी आपका पूछा नहीं जाता। अब आ जाइए डिक्री की सेकेंड अपील। सेकेंड अपील भाई समझिए आपका देखिए आपका एक उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए लघुवाद न्यायालय ने डिक्री पारित की और डिक्री आपका कह सकते हैं कि 50,000 की थी। कुछ ऐसी रकम बना जो अपील ही हो, तो कितने से कम का पारित कर देता तो सामान्यतः अपील नहीं, 10-50,000। इसकी अपील आपने डीजे के यहाँ की, यानी कि जिला जज के यहाँ की, तो बताइए ये जो अपील हो रही है डिक्री की, ये फर्स्ट अपील हुई। कौन सी अपील? प्रथम। डीजे ने भी अपील में डिक्री पारित कर दी, तो ये आपका इस डिक्री की अपील आप कहाँ कर सकते हैं अब भाई, और हाई कोर्ट में होगी तो डिक्री की कौन सी अपील कहलाएगी? सेकंड। यानी कि डिक्री की सेकंड अपील मतलब दूसरी बार अपील। तो 3-4 नियमों को थोड़ा सतर्क रहिए। जो ये डिक्री की द्वितीय अपील होगी, दूसरी बार अपील होगी, पहला नियम ये याद रखिए कि उच्च न्यायालय में ही होगी। तो डिक्री की सेकंड अपील आपका कह सकते हैं केवल और केवल कहाँ होती है? ये प्री में कई बार क्वेश्चन बना है, तो केवल कहाँ होगी? हाई कोर्ट में। दूसरा जो आपका है कि जहाँ तक फर्स्ट अपील का प्रश्न था, डिक्री की प्रथम अपील आपका तथ्य के प्रश्न पर भी होती थी और विधि के भी प्रश्न पर, लेकिन सेकंड अपील ऐसा नहीं है। सेकंड अपील केवल और केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होगी, विधि के प्रश्न पर। तो दो बातें गलत न हो। पहली बात आपका सेकंड अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट। किस प्रश्न पर होगी? तथ्य के कि विधि के, कि आपका दोनों के? तो केवल विधि के बताएंगे। इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वह धारा आपका 100 से लेकर 103 तक किया गया है, और इधर से भी आपका क्वेश्चन बनता रहता है। और देखिए कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है। अब एक एक करके देखा जाए भाई, निकाल लीजिए आप। सेक्शन 100 आपका दिया है, देखिए इसको कहते हैं अपील या डिक्री की अपील, या डिक्री की द्वितीय अपील, या डिक्री की सेकेंड अपील, या फर्स्ट अपील में पारित डिक्री की अपील। तो उदाहरण बता दिया गया, देखिए बैरेट की भाषा 100 आप सेकेंड अपील। उसके सिवाय जैसा इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि ने में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित हैं, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। तो बताइए आपका डिक्री की जो सेकेंड अपील होगी, पहला नियम कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में। पहला नियम क्या मिला कि उच्च न्यायालय को ये बिलीव हो जाए या यह विश्वास हो जाए कि उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट ने या उसके अधीनस्थ न्यायालय ने आपका जो डिक्री पारित की है अपील में, उस डिक्री में आपका लॉ का कोई सब्सटेंसिव क्वेश्चन इन्वॉल्व है, यानी कि विधि का कोई सारवान प्रश्न क्या है? समाहित। अब समस्या ये आई
कि विधि का सारवान प्रश्न किसे कहा जाएगा, तो विधि का सारवान प्रश्न परिभाषित नहीं है। विधि का सारवान प्रश्न का मतलब ये हुआ कि जो विवाद कानून के बारे में उत्पन्न हो चुका है, वह विवाद इसके पहले सुलझाया नहीं जा सका है, और अगर उस विवाद को सुलझा दिया जाए तो केवल उसी मैटर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तमाम आगे आने वाले मामलों में भी यह नज़ीर बन सकता है। तो ऐसी दशा में हम कहेंगे कि ये विधि का कैसा प्रश्न है, सारवान। यानी कि केवल उस तक सीमित नहीं रहेगा प्रभाव, अन्य जो मुकदमे पेंडिंग है उससे संबंधित या अन्य जो आगे उत्पन्न होंगे उसमें ये निर्णय क्या बन सकता है, नज़ीर या जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो हम कहेंगे किस मामले में किसका प्रश्न अंतर्वलित है, विधि का सारवान प्रश्न। दूसरा देखिए आपका, एक पक्षीय पारित अपीलीय डिक्री की अपील हो सकेगी। तो एक पक्षीय पारित अपीलीय डिक्री ये कैसे पारित की जाती है, तो पहले मुकदमा पारित कराइए खंड 2 में। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, बी को समन जारी हुआ, बी आया ही नहीं। ए को सुनकर न्यायालय ने ए के पक्ष में क्या पारित कर दी, डिक्री। तो ये हम कहेंगे आपका कि एक पक्षीय डिक्री या एक्स पार्टी डिक्री पारित की गई, अपील में नहीं पारित की गई है, ये पहली बार में ही पारित की गई है। अब मान लीजिए कि बी अपील करता है, मैंने चाहे पारित हुआ एक्स पार्टी ने, अब उससे मतलब नहीं। मान लीजिए कि बी डीजे के न्यायालय में इस डिक्री की अपील करता है और ए को समन जारी हुआ, ए आया ही नहीं विरोध करने, और बी की बातों को सुनकर जिला जज ने प्रथम अपील में डिक्री पारित कर दी। तो इसको हम कहते हैं कि प्रथम अपील में डिक्री तो पारित की गई, लेकिन दूसरे पक्षकार को सुना गया कि नहीं, तो सुना नहीं गया। तो क्या दूसरा पक्षकार हाई कोर्ट में सेकेंड अपील कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। अब यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट ये याद रखना है कि अगर एक्स पार्टी अपील में डिक्री निचले न्यायालय ने पारित की है अपील में, वो भी कैसी, एक्स पार्टी, तो हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। यहाँ आप विधि के सारवान प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, यानी कि भले उस मामले में विधि का सारवान प्रश्न हो या न हो, एक्स पार्टी जो अपील में निचले न्यायालय ने डिक्री पारित कर दी है, उसकी अपील कहाँ सेकेंड हो सकेगी, हाई कोर्ट। देखिए मूल डिक्री नहीं मैं बता रहा हूँ, एक्स पार्टी डिक्री पारित की गई और किस में, मूल मुकदमे में कि प्रथम अपील में, प्रथम अपील, तो सेकेंड अपील कहाँ होगी। और इसमें विधि का सारवान प्रश्न से कोई मतलब, बस भी दिखा दे इस उदाहरण में कि हमें निचले न्यायालय में हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। तीसरा देखिए, इस धारा के अधीन अपील में अंतर्वलित विधि के उस सारवान प्रश्न का अपील के ज्ञापन में प्रमिततः कथन किया जाएगा। यानी कि अगर कोई पक्षकार इस आधार पर अपील करता है कि हजूर ये ला का इस मामले में कोई सब्सटेंसिव क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो स्पष्ट रूप से अपील में उसको लिखा जाएगा कि नहीं, लिखा जाएगा ये विवाद है और ये विवाद किसको लेकर है, विधि के सारवान प्रश्न लिखना पड़ेगा भाई प्लीडिंग में। चौथा देखिए, जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, तो वह उस प्रश्न को बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ, पहला नियम ये आया, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। सामान्य नियम यह है कि पक्षकार अपना मुकदमा अपील दायर करते समय पक्षकार ये दिखाएं कि हजूर ये जो मैटर है ये विधि का
सब्टेंसिव क्वेश्चन है। अगर पक्षकार अपील करता है और ये नहीं दिखाता कि ये विधि का सारवान प्रश्न है, उच्च न्यायालय को लगता है कि ये तो विधि का सारवान प्रश्न है, इस कानून क्या है, इस विषय पर हमारे द्वारा निर्णय दिया जाना क्या है आवश्यक, तो खुद ही बना लेगा। प्लीडिंग देखकर क्या करेगा, मुकदमा देखकर, तो क्या हाई कोर्ट खुद बना सकता है कि नहीं कि ये प्रश्न विधि का सारवान प्रश्न है, भले पक्षकार न दिए हो। किस खंड में? आपका 4 में। 5वां देखिए, अपील इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में यह तर्क करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि हजूर कोई विधि का सारवान प्रश्न नहीं है, आप अपील को खारिज करिए। ये फर्जी बता रहा है कि विधि का कैसा प्रश्न है, अब अपील खारिज हो कि क्या हो भाई, सुनवा मैंने कह सकता है कि नहीं विपक्षी, कह सकता है। इसके बाद परंतु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विधि के किसी अन्य ऐसे सारवान प्रश्न पर जो न्यायालय के द्वारा नहीं बनाया गया है, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसे मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है, न्यायालय के कारणों को लेखबद्ध करके अपील सुनने की शक्ति प्राप्त हो, आप वो शक्ति वापस लेती हैं या उसे न्यून करती हैं। यानी कि अगर पक्षकार ने मुद्दा नहीं उठाया और हाई कोर्ट को लगता है कि इस मामले में सब्टेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हैं, तो उस पर भी वह कह सकता है कि इस पर भी तुम लोग क्या करो, अभियोचन हार जीत जाओगे तो फिर नया विवाद करोगे, तो एक ही बार सब विवाद क्या करो, निपटा दो। तो इस प्रकार आपका 100 आई है। कतिपय मामलों में पुनः कोई अपील न होना, यानी कि 100 किसी उच्च न्यायालय के किसी लेटर पेटेंट्स अपील में विधि का बल रखने वाले किसी लिखत में या तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी जहां मूल या अपीलीय डिक्री आदेश से किसी अपील की सुनवाई पर विनिश्चय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, वहां ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री की पुनः कोई अपील नहीं की जाएगी। आपका देखिए, इसको जोड़ना पड़ेगा थोड़ा संविधान से भाई। संविधान का इस पर अनुच्छेद लिख लीजिए 133। जो संविधान का अनुच्छेद काम करता है वह आपका काम करता है आपका अनुच्छेद 133 सेम प्रावधान है आपका, फिर हम बता दें। और ये जो 100 जोड़ा गया ये भी आपका बैरक में दिया भी है, ये जो आपका जोड़ा गया ये आपका 2002 में जोड़ा गया। भाई पूछ सकता है कि 101 कब जोड़ी गई। एक देखिए, आपका अब सिद्धांत बताना पड़ेगा, पहले लेक्चर समझिए तब आगे बताया जाए। पहला सिद्धांत ये जानना है कि संविधान से, चलिए सेम प्रावधान है, अंतर ज्यादा नहीं है। संविधान के आर्टिकल 133 के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान किया गया है। ऐसी दशा में उस अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी उच्च न्यायालय के सिंगल जज ने, एकल न्यायाधीश ने कोई डिक्री आदेश पारित किया है सिविल मामलों में, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी जब तक कि संसद कानून बनाकर अपील का प्रावधान न कर दे। आखिर ऐसी रोक क्यों लगाई गई, तो इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। समझना ये है कि लगभग सभी उच्च न्यायालयों ने अपना नियम बना रखा है कि अगर उच्च न्यायालय के किसी एकल जज ने, यानी कि एक जज ने कोई फैसला सुनाया, तो उसी उच्च न्यायालय के डबल बेंच में,
यानी कि 2 जजों की कम से कम पीठ के समक्ष उसकी हम क्या कर सकते हैं, अपील। अतः इसी कारण से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने पर क्या लगा दी गई है, रोक। इसी कारण से सेम यहाँ भी वो नियम है कि अगर हाई कोर्ट के किसी सिंगल जज ने फैसला सुनाया है तो क्या अब उसकी आगे अपील होगी कि नहीं? सामान्यतः नहीं होगी। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी? क्योंकि आपके पास एक विकल्प मौजूद रहता है कि आप कहाँ चले जाइए, डबल बेंच। ये बिहार का एक उदाहरण देखिए। जैसे बिहार में एपीओ का ही एग्जाम का ले लीजिए। हाई कोर्ट में लोग गए और एक जज ने फैसला सुनाया। अगर ये नियम नहीं रहता कि उसी हाई कोर्ट में डबल बेंच में आप अपील कर सकते हैं, तो एक जज के बाद डायरेक्ट लोग कहाँ पहुँचते, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नियम बना चुके हैं हाई कोर्ट लेटर पेटेंट इत्यादि के तहत कि उसी हाई कोर्ट में कहाँ आप चले जाइए, डबल बेंच में। इसीलिए सिंगल जज द्वारा दिए गए अपील में फैसले पर आगे आपका अपील करने पर क्या लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में रोक। हाँ, उस क्योंकि प्रावधान आपका उसी कह सकते हैं कि न्याय माने नियमों द्वारा किया जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण बिहार भी देख सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट के एक जज ने निर्णय दिया तो उसी हाई कोर्ट में अपील की गई। कितने जजों के सामने, 2। और लग रहा है कि 2 जजों ने अपील की गई है तो 2023 में ही मामला जाएगा। यानी कि परीक्षा की संभावना दूर दूर तक 2022 में दिखाई नहीं देती, क्योंकि अभी आपका 25 पहले डिफेक्ट के चेक किया गया, फिर 25 मई को डेट लग गई, फिर आपका बंद हो जाएगा कोर्ट। अभी कोई कुछ कहा ही नहीं, मुकदमे में बहस होगी। तो हमें लगता है कि अब चलता रहेगा। इसका एक उपाय है कि आयोग भी ड्रा कर ले, मुकदमा क्या कर ले वापस, 1500 कुछ रिजल्ट निकाले, मेंस का फार्म भरवा ले और परीक्षा करा ले। अगर नीयत साफ हो तब। और नियत नहीं साफ होगी तो भाई फंसा दिया है वैकेंसी। और आपका लड़के क्या करें, बरबीसा बीसा 2 ही बार बताया जाए, क्योंकि 60 में कई लोगों को आपत्ति है तो 2 साल और बीत जाएगा इंतजार करते करते। अब किसका इंतजार, अब वो तो भाई माहौल चल ही रहा है, देख ही रहे हैं। अब क्या क्या बताया जाए भाई, हर एक चीज़ बताना हमारे भी बस की बात नहीं। समझ रहे हैं ना कनक जी क्या मैं बता रहा हूँ? ना है तो पूछ लिया करिए भाई। नहीं भाई, अब जो घरेलू लोग हैं उनसे तो पूछना पड़ेगा ना कि भाई, क्योंकि घर तक बात पहुंचा देंगे तुरंत। पकड़ मजबूत है इनकी। तो इसलिए भाई सतर्क रहना पड़ता है ज़्यादा। देखिए आगे भाई, 101 देखिए धारा 100 आपका बता 100A बता दी गई। 101 देखिए धारा आपका 101 से भी द्वितीय अपील का किसी अन्य आधार पर न होना। अबे लिखने की क्या आवश्यकता थी? आप 100 में ही लिख देते कि 2 आधार पर ही द्वितीय अपील होगी। पहला विधि का सारवान प्रश्न और दूसरा अपील में एक्स पार्टी डिक्री पारित की गई है, अन्य आधार पर नहीं होगी। तो एक और आपका धारा जोड़ दीजिए। देखिए, कोई भी द्वितीय अपील धारा 100 में वर्णित आधारों पर होगी, अन्यथा नहीं। यानी कि इसका मतलब एक लाइन ये हुआ कि अगर आप हाई कोर्ट में सेकंड अपील कर रहे हैं तो या तो ये दिखाइए कि इस मामले में विधि का क्या है, सारवान प्रश्न, या ये दिखाइए कि जो प्रथम अपील में डिक्री हमारे विपक्ष में पारित की गई वह एक्स पार्टी पारित की, मुकदमा नहीं। प्रथम अपील में क्या हम बता रहे हैं, डिक्री, वह कैसे पारित की गई, एक्स पार्टी। तो 2 ही तो आधार हैं, या तो विधि का सारवान प्रश्न या हमारे खिलाफ निचले न्यायालय ने अपील में कैसी डिक्री पारित की है, एक्स पार्टी। तो अन्य कोई आधार उठा सकते हैं कि नहीं? नहीं। अब 100 आपका
दुआइए कतिपय मामलों में द्वितीय अपील नहीं होगी, तो किसी डिक्री से कोई द्वितीय अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि मूल वाद की विषय वस्तु ऐसी धन की वसूली के लिए है जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं है। तो रकम जैसे ही आया, आपका 96 भी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है 102 से, 96 भी पढ़ना है और तुरंत 102। बताइए, अब पहले 96 एक बार पुनः बताइए। यदि इस्माल काजेज कोर्ट फैसला दिया है और रकम 10,000 से अधिक नहीं है, तो क्या फर्स्ट अपील होगी कि नहीं? नहीं होगी। लेकिन अगर रकम 10,000 या कम है और उसमें किसका प्रश्न समाहित है? विधि का, तब फर्स्ट अपील होगी कि नहीं? हो सकेगी। तथ्य का प्रश्न समाहित है तो नहीं होगी। इसी बात को आप सेकेंड अपील में जोड़िए। सेकेंड अपील चूंकि हाई कोर्ट में होगी, तो सेकेंड अपील पर रोक लगाई गई है कि अगर प्रथम अपील में जो फैसला सुनाया गया, आपका वह फैसला जो था धन की वसूली का था, और जो धन की वसूली की रकम है वह कितने से अधिक नहीं है? 25,000 से, तो क्या सेकेंड अपील होगी कि नहीं? नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 25,000 या 25,000 से कम की रकम है, तो हाई कोर्ट में सामान्यतः सेकेंड अपील होगी कि नहीं? नहीं होगी। अगला देखिए, अब ये जो रकम है आपका, हो सकता है पूछ ले कि ये जो रकम में हाँ, सेकेंड अपील हो सके, लेकिन ऐसे नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि विधि का क्या है। सारवान प्रश्न या अपील में ये जो डिक्री पारित की गई है वो क्या है? एक्स पार्टी, यानी कि नहीं नहीं, पैसे को लेकर नहीं। वो तो भाई भाई धारा 100 तो आपका चलना ही पड़ेगा, ये थोड़े कि धारा 100 भूल जाएंगे। देखिए आगे इसमें आपका दिया गया है कि संशोधन आपका, ये उक्त संशोधन के 1999, 25,000, हाँ भाई, आपका 2002 को संशोधन हुआ। रकम इसमें रकम दिया है क्या? इसके पहले कितनी थी? बेयर एक्ट में दिया नहीं है। नहीं, आपका जैसे कि उसमें आपका 96 में पढ़े थे 3,000 थी, इसमें कितना थी? किताब में देखते हैं भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन से लोग बाहर हो जाएंगे तो और दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे ही सब भरमा रहे हैं क्वेश्चन। नहीं, देखते हैं 102 में आपका। नहीं, 96 पहले आपका 3,000 थी ना। वो रकम नहीं थी भाई, ये था कि लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय। चलिए इसको आगे हम देख लेंगे। अगला देखिए, 103 भी आपका क्वेश्चन बनता है। 103 से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपका 103 किसका अपवाद है? तो आप लिख लीजिए बैरक पर कि धारा 103 100 का अपवाद है। ये पूछा जाता है कि सेक्शन 103 किसका अपवाद है? तो 100 सेक्शन का। देखिए 100 क्या कहता है कि सामान्यतः आपका
उच्च न्यायालय क्या करता है ये देखिए। तो जब उच्च न्यायालय में सेकंड अपील पहले जानिए किस आपका आधार पर होगी। तो पहला आधार है कि विधि का सारवान प्रश्न उसमें क्या हो समाहित। दूसरा ये है कि आपका अलग है ये कि प्रथम अपील में एक्स पार्टी डिक्री पारित मूलवाद में नहीं, फिर मैं बता दूं प्रथम अपील में क्या पारित की गई है, एक्स पार्टी डिक्री। अब 103 100 का इसलिए अपवाद है कि 103 के तहत उच्च न्यायालय फैक्ट इन इशू का निर्माण कर सकता है, विवादक तथ्य का निर्माण कर सकता है, जबकि विवादक तथ्य का निर्माण करना निचले न्यायालय का कार्य है और विधि के प्रश्न पर सुनवाई करना हाई कोर्ट का कार्य है। लेकिन आपका जो सेक्शन 103 है 100 का अपवाद है, जहां हाई कोर्ट स्वयं आपका विवादक तथ्य क्या करेगा, निकाल कर स्वयं बनाता है, स्वयं सुनवाई करता है। तो सामान्यतः कौन बनाते हैं, पहला कोर्ट, निचला न्यायालय। लेकिन यहाँ तो किसको पावर दे दिया गया, हाई कोर्ट को। तो भाई विधि के प्रश्न पर आप सुनिए, तथ्य के प्रश्न को न बनाइए न सुनिए। लेकिन कौन सी धारा है अपवाद, 103। ये क्वेश्चन बनता है। अब 103 में देखिए आपका तथ्य विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अब तथ्य विवादक होते क्या हैं, कल एविडेंस में पूरा डिटेल में सुबह वाले पीरियड में तथ्य के बाद विवादक तथ्य ही पढ़ाया जाएगा। न्यायालय हो गया था, फैक्ट अब लगभग समाप्ति की ओर था। तो इसके बाद फैक्ट इन इशू, यानी कि सिविल मामलों में जो विवादक तथ्य होता है उसे तथ्य का विवादक कहते हैं। एक पक्षकार डिमांड करे और दूसरा क्या करे, डिनाई। और इसमें समस्या काफ़ी तगड़ी बनती है भाई, एपीओ प्री में कल बताया जाएगा भाई, लेक्चर में आपका 7-8 समस्याएं भी बतानी है। फिर एक बार देखिए, तथ्य विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो आप बताइए, विधि के प्रश्न पर सुने न्यायालय की तथ्य निकाले विधि के, लेकिन 103 तो कहता है कि क्या निकाल दे मामले में से तथ्य। तो 100 का ये क्या हो गई धारा, अपवाद। अब देखिए, यदि अभिलेख में का साक्ष्य पर्याप्त हो तो किसी भी द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ऐसी अपील के निपटारे के लिए आवश्यक कोई विवादक अवधारित कर सकेगा। कब अवधारित करेगा, दो कंडीशन है। पहला, निचले अपील न्यायालय द्वारा या प्रथम बार के न्यायालय और निचले न्यायालय अपील दोनों द्वारा उसे अवधारित नहीं किया गया है। यानी कि जो मुकदमे में आपका विवाद दिख रहा है, आपका निचले न्यायालयों ने उस विवाद पर ध्यान ही नहीं दिया और वह विवादक निकाला ही नहीं। न तो प्रथम बार के न्यायालय ने ध्यान दिया और न ही प्रथम अपील न्यायालय ने। और हाई कोर्ट को लगता है कि ये भी विवाद इसमें क्या है, समाहित, तो खुद ही विवादक तथ्य बना ले भाई। खुद ही वादी प्रतिवादी से कहे कि बताइए इसमें क्या हो, आपकी राय है, आपकी है, दोनों एक मांग करेगा, दूसरा क्या करेगा, इनकार। खुद ही हाई कोर्ट क्या बना ले, फैक्ट इन इशू। दूसरा है धारा 100 में यथा निर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के कारण ऐसे न्यायालय या न्यायालयों द्वारा गलत तौर पर अवधारित किया गया था। यानी कि जो आपका क्वेश्चन आप ला था उसमें जो विवादक निकालना था विधि का, निचले न्यायालय ने विधि का विवादक गलत निकाल दिया था। होना चाहिए विधि का विवादक कुछ और निचले न्यायालय ने निकाल दिया कुछ और। तो हाई कोर्ट अपना निकाल ले स्वयं, और स्वयं निकाल के सेकेंड अपील में क्या दे दे, फैसला। आपका क्यों बार बार निचले न्यायालय को भेजे।
इस प्रकार आपका डिक्री की अपील। अब आदेश की अपील आइए। पहले आदेश समझिए, उसके बाद अपील। यहाँ से जो इस समय क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले मॉडल देख लिया जाए कि उन आदेशों का वर्णन करिए जिनकी अपील हो सकेगी। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी और याद करना थोड़ा मुश्किल है लिस्ट को। दूसरा मॉडल देखिए कि निम्नलिखित में से किस आदेश की अपील हो सकेगी, किसकी नहीं हो सकेगी। और प्री में ये क्वेश्चन अगर न पल्ले पड़े तो छोड़ दीजिएगा, माइनस मार्किंग जहाँ है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर प्री में ये क्वेश्चन वैसे पल्ले मुश्किल पड़ता है क्योंकि लिस्ट रट्टा मारना है। अगर लिस्ट भाई रट्टा मार सकते हैं तो मारिए, और न आपको समझ में आए तो उसका भी उपाय है कि वह उस क्वेश्चन को हाथ न लगाइए। यानी कि बिच्छी का मंत्र जानते ही नहीं और अजगर के क्या किए हैं बिल में हाथ लगा दिए हैं तो 1/3 नंबर क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब कि इधर जो आपका क्वेश्चन बनता है, आपका आदेश की अपील में एक लिस्ट दी गई है। अब उसमें उत्तराखंड और इत्यादि राज्य अंदर इस ये जाकर पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन आदेश अपीलीय हैं। अब हैं तो 3 नहीं छांटना पड़ेगा, एक है। और कौन नहीं है तो नहीं वाला तो भाई ठीक है, किस आदेश की अपील होगी लिस्ट दी गई है, उसके बाहर जाएगा तो उसकी नहीं होगी। वहीं लिस्ट याद करना मुश्किल है तो पहले कंसेप्ट बनाइए। आदेश की सामान्यतः आदेश अपीलीय होता है, यानी कि आदेश की प्रथम अपील ही नहीं होगी, आदेश अपीलीय होता है। आदेश की प्रथम अपील संभव नहीं है जब तक कि कानून द्वारा उस आदेश की प्रथम अपील का प्रावधान न किया गया। यानी कि जब तक कि बेयर एक्ट में स्पष्ट इस बात का उल्लेख न हो कि इस आदेश की प्रथम अपील होगी, तब तक आदेश की प्रथम अपील भी नहीं होगी। अब किन किन आदेशों की प्रथम अपील होगी? 104 के क्लाज 1 में सेक्शन, फिर आर्डर 43 के रूल 1 में, और बिखरे हुए नियमों में दिया गया है छोटे छोटे नियम। अब ये 3 जगह से पढ़ना है। 104 का कौन सा क्लास, धारा 1, फिर आर्डर 43 का कौन सा, रूल 1, उसमें भी झुआ भर आपका लिस्ट है। उसके बाद ये है कि जो बिखरे हुए नियम है इधर उधर, अब उसमें खोजिए कि कहाँ कहाँ है, तो बहुत 4 पन्ना का हो जाता है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कम से कम बताया जाए। तो आइए देखा जाए। आपका पहले तो आदेश, हाँ, आदेश की आपका सेकंड अपील हो सकेगी कि नहीं ये भी पूछा जाता है। तो आदेश की सेकंड अपील नहीं हो सकेगी। अब यहाँ जो पूछा जाता है, अभी सामान्य ही चल रहा है कि आदेश की सेकंड अपील पर रोक कहाँ लगाई गई है, द्वितीय अपील पर रोक कहाँ लगाई गई है। तो जब आप 104 का क्लाज 2 पर गौर करिए। धारा 104 का खंड 2 एक बार अपनी आंखों से देखिए तो याद हो जाएगा। क्या कहा गया है कि इस धारा के अधीन अपील में पारित, अपील माने प्रथम अपील में, अपील में पारित किसी भी आदेश की कोई भी अपील नहीं होगी। इसका मतलब कि आदेश की केवल फर्स्ट अपील होगी कि सेकंड की, दोनों। सेकंड नहीं होगी, केवल कौन सी, डिक्री की बताइए, फर्स्ट होगी कि सेकंड की, दोनों। दोनों भाई, दोनों। आपका आदेश की केवल फर्स्ट अपील। कौन सी धारा आदेश के सेकंड अपील पर रोक लगाती है? 104 का कौन सा खंड, दूसरा। तब देखिए आपका एक शुरुआती दौर से चला जाए आपका, देखिए भाई अच्छे से इसको।
पहले देखना आपका 2.9 से शुरू करना है। 2.9 में निर्णय परिभाषित है। निर्णय से जो निष्कर्ष निकलता है या तो वह डिक्री कहलाएगा। तो डिक्री कब कहलाएगा? जब धारा 2 की उपधारा की शर्तों को क्या कर दे? फुलफिल कर दे। अगर डिक्री फुलफिल नहीं करता है तो वह जो निर्णय से निकला निष्कर्ष है क्या कहलाएगा? और आदेश की परिभाषा कहाँ दी गई है? 214। अब इस आदेश की अपील हो सकेगी कि नहीं? तो सामान्यतः आदेश की अपील नहीं होती, यानी कि आदेश अपीलीय होता है। इसकी प्रथम अपील तभी हो सकेगी जब कानून द्वारा स्पष्ट रूप से इस बात का क्या किया गया हो? उल्लेख। और सेकंड अपील तो हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि सेकंड अपील पर 104 का खंड 2 स्पष्ट रूप से क्या लगाता है? रोक। तो अब आइए आदेश की अपील के बारे में पहले सेक्शन देख लिया जाए। 104, 105 और 106, यानी कि 3 सेक्शन देखेंगे। 104, 105, 106 और इसी के साथ जो आर्डर पढ़ेंगे वह आर्डर 43। आइए क्रम बना लीजिए भाई, किन आदेशों की अपील होगी? अब एक क्रम बनाइए पहले। तो किन आदेशों की प्रथम अपील हो सकेगी? तो जिन आदेशों का उल्लेख, क्रम से याद रखिएगा, धारा 104 के किस खंड में दिया गया है? 1 में। या जिन आदेशों का उल्लेख आर्डर 43 के रूल किस में दिया गया है? 1 लिस्ट दी गई है। या जो आदेश अन्य नियमों के तहत क्या बनाए गए हैं? अपीलीय, यानी कि जो इधर उधर बिखरे हुए नियम हैं उनके तहत क्या बनाए गए हैं? अपीलीय। यही आपका लिस्ट तैयार करना है। देखिए कह करके चला जाए आपका 104। अब शुरू करिए। वे आदेश जिनकी अपील होगी, बेरक देखिए, निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी। क, तो क से च तक रिपील है, यानी कि मुक्त मुक्त हो गए, लेकिन आगे मुक्त नहीं होना है। क से च तक क्या है? रिपील है। ये ना समझिए, अभी और लिस्ट बढ़ी आएगी। दूसरा, धारा 35A के अधीन आदेश। अब सबसे अच्छा तरीका है कि जो सेक्शन आ रहे हैं उन सेक्शनों को फिर एक बार क्या करते रहिए? दोहराते रहे, तो कल दोहराया जाएगा भाई, क्योंकि अब लिस्ट बताई जाएगी। देखिए जैसे कि आपका एक और लास्ट में, जैसे कि सीआरपीसी में पूछा जाता है 320 कि किन अपराध, कौन सा अपराध कंपाउंडेबल है, यानी कि समन हो सकता है। तो भाई लिस्ट संभव नहीं याद करना। जो क्वेश्चन पिछली बार आए हैं उसी को रट्टा मारा जाता है। तो हम भी यही करेंगे, लिस्ट को हम बताएंगे धारा वाइज, लेकिन जो क्वेश्चन उत्तराखंड एमपी बनाए हैं उसको क्या कर जा डालिए, एक तरीका रट्टा मारिए। तो आपका एक ही सब्जेक्ट अभी चलाया जाए इस हफ्ते भाई, क्योंकि आपका 11:30 बजे के बाद गर्मी 12 बजे तक कितना बढ़ जा रही है भाई, 45-46 डिग्री में पढ़ाया नहीं जा सकता। तो सीपीसी इस हफ्ते चलाते हैं, बंद करने से अच्छा है कि कुछ खिंच जाए। सेक्शन तो निपटा ही देंगे इस हफ्ते ज़्यादातर। आपका छोटे छोटे सेक्शन है आगे, जैसे 115 के बाद आएगा उसके बाद 50 सेक्शन एक दिन में हो जाएंगे, वो बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन आपका 115 तक ही थोड़ा समय लगेगा। तो एक सब्जेक्ट अभी सीपीसी चलाया जाए, अगले हफ्ते से आपका 2-2 सब्जेक्ट चलेगा। जैसे थोड़ा मौसम पारा 40-42 के पास आ जाए, क्योंकि भाई वास्तव में धूप तो तेज है ही, धूप में निकलना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। कल अब क्लास चलेगा भाई आपका।